रविवार शाम मोरवा स्थित बस स्टैंड के समीप सिंगरौली पुनर्वास संघ सेवा समिति के द्वारा आम सभा आयोजित कर लोगों से अपने हितों के लिए आगे आकर योगदान देने की अपील की। गौरतलब है कि कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी एनसीएल द्वारा कोयला उत्खनन के लिए मोरवा शहर को विस्थापन करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे यहां पर बसे हजारों परिवार पर रोजी रोटी समेत आशियाने का भी संकट आन खड़ा हुआ है। पूर्व में एनसीएल प्रबंधन ने विस्थापन संगठनों के साथ बैठक कर एशिया का सबसे सुंदर पुनर्वास व स्थानीय लोगों के लिए कई लोग लुभावने वादे किए थे, परंतु अब एनसीएल प्रबंधन अपने वादे से मुकरता नजर आ रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश पनपने लगा है। रविवार शाम हुई इस बैठक में मंच के पदाधिकारी ने लोगों को घरों से निकालकर एनसीएल के खिलाफ मुखर होकर लड़ाई लड़ने की अपील की। उन्होंने बताया कि एनसीएल की वादा खिलाफी के बाद वह अपनी 24 सूत्रीय मांग पत्र पर अड़े रहेंगे और इस बीच यदि खदानों में तीव्र ब्लास्टिंग से किसी के मकान को क्षति पहुंचती है तो वह एनसीएल का कोल डिस्पैच रोककर इस मुद्दे को दिल्ली तक ले जाएंगे। फिर तो आप बनियागिरी कर रहे हो, तो जब आप बड़े बनिया हो तो हम भी तो छोटे बनिया हैं, हमें भी तो 300 रुपए टन का एक हिस्सा चाहिए। और हम मांग क्या रहे हैं? हम तो आपसे वही मांग रहे हैं जो हमारे विस्थापन के नाम से आप पूरे देश से 150 मिलियन टन कोयला बेचकर जो आप अर्निंग करेंगे। इनका 150 मिलियन टन कोयला आप सोच लीजिए कि 1 मिलियन में 10 लाख टन होता है और 300 रुपया प्रति टन ये वसूली करेंगे। 5,000 करोड़ से ऊपर साल का होगा। अगर ये 4 साल का पैसा वसूल के आप में बांट देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी असंतुष्ट होगा, हर आदमी को संतुष्टि मिलेगी। तो जब यह व्यापार कर रहे हैं तो फिर हम इनसे किस बात की सौहार्द की बात करें, किस बात की देश सेवा की बात करें, किस बात की देशभक्ति की बात करें? हम भी तो व्यापारी हैं, हम भी अपने जमीनों का मकानों का तोल मोल तो करेंगे ही। हमें आज के कीमत के हिसाब से मकान का पैसा दो। हमें दूसरे स्टेटों में 400% सोलेशियम मिल रहा है। पहला नुकसान तो स्टेट गवर्नमेंट ने हमारा किया कि वो 400% को हम सिर्फ 100% ले रहे हैं, तो 300% तो इनका ऑलरेडी बच रहा है। नहीं तो यह हमको 4 गुना देते। अगर यही हम उड़ीसा में होते, यही हम झारखंड में होते तो हमारी जमीनों का 4 गुना हमें मिलता। दुर्भाग्य है कि हम मध्य प्रदेश में हैं कि जहां हमें न सड़क मिल रही है, न रेल मिल रही है और न ही स्वच्छ हवा मिल रही है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को किसी तरह कंप्रोमाइज करके कोई 25 डिसमिल है, कोई 50 डिसमिल है, वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए नियम, वो भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए नियम है कि सड़क के किनारे की जमीन वैल्यू ज्यादा है, पीछे है तो कम है। तो लेकिन वो पैसे को बचाने के लिए उस शहरी क्षेत्र के आपकी जमीनों पर इस तरह का कानून लागू करते हैं, वो भी गलत है। तो इसके लिए आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। सरकारी जमीनों पर आप लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने कहा नापी मत करवाओ, अभी सारी चीजें तय करनी है। एनसीएल ने बात करते रहे, इंडेक्स नहीं बनाए, मिनट्स ऑफ मीटिंग किसी को लिखित नहीं दिए। इस बात की शंका बनी रही कि एक न एक दिन धोखा होगा, लेकिन हमारे कुछ चुनिंदा नेता जो फोटोवीर हैं, हम तो नपवाएंगे, हम तो नपवाएंगे, और नपवाने का अभियान इतना चलाए कि हमें लगता है 60 से 70% लोग नपवा चुके हैं। और नपवाए तो जैसे उनको लगा 60% लोग आधे से अधिक नपवा लिए तो उन्होंने एक इंडेक्स अपना जारी कर दिया। अब इंडेक्स जब लोग पढ़े तो जमीन घिसक गई। ये क्या हो गया हमारे साथ कि हम शासकीय जमीन में सिर्फ निर्माण जो हुआ है उसका हम मुआवजा देंगे, हम उनको विस्थापन की श्रेणी में नहीं लेंगे। अब बताइए, जो शासन की जमीन में 30 साल से 35 साल से रह रहा है वो तो उसकी जमीन है, वो तो नियम भी कहता है, एक्ट भी कहता है, संविधान भी कहता है और कलेक्टर भी कहता है कि उसकी है, वो शासन की नहीं है, अब उसकी है, नियम कहता है। तो ऐसे नियम में उनको विस्थापन की श्रेणी में लेना है, उनको 15 लाख वयस्कों को देना है, उनको प्लाट देना है, विस्थापन की सारी सुविधा देनी है। लेकिन वो धीरे से उसको बाईपास किए कि इससे भी हमारा धन बचेगा और उनको सिर्फ उनके झोपड़ी का, उनके घर का मुआवजा देंगे, उनको किनारे कर देंगे। तो ये, और ज्यादातर बढ़ चढ़ के नापी कौन कराए?
जो सरकारी भूमियों में थे कि जल्दी हमारा नप जाए, जल्दी हमको पैसा मिल जाए, सबने अपना अकाउंट नंबर दे दिया, सबने उस पर हस्ताक्षर कर दिया कि किसी भी तरह की त्रुटि होने पर समस्त जवाबदारी मेरी है, एनसीएल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस तरह का हस्ताक्षर करके जब लोग दे दिए तो वो तसल्ली हो गई कि अब सिंगरौली का विस्थापन हो जाएगा। और शनिवार को पुनर्स्थापना समिति की बैठक और उसके बाद रविवार शाम एक आम सभा, एक ऐसी आम सभा जिसमें मोरवा के लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। कई चीजें को वार्ता हुई कि एनसीएल किस तरह से यहाँ के लोगों का दोहन कर रहा है, यहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहा है और विस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। आज इस पूरे मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे प्रवक्ता राजेश जी से। राजेश जी, आज की आपकी बैठक का मेन सार क्या है? आज की बैठक का मेन सार ये है कि जो एनसीएल का इंडेक्स हमारी एक साल की मीटिंग को दरकिनार करके पूरे इंडेक्स को बदल दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के जो रहवासी हैं, जो उनके ज़मीनों का 3 हिस्से में वह विस्थापन को, जैसे 40/60 का अगर आपका प्लॉट है तो उसको वह 3 हिस्से में बांटेंगे और पहले हिस्से का 100%, दूसरे का 80 और तीसरे का 60%। यह कहीं ना कहीं गलत है। और फिर कई सारे मुद्दे हैं और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यह विस्थापन नहीं, विलोपन कर रहे हैं। तो हमारा विरोध यह है कि हमें विस्थापन होना है, विलोपित नहीं होना है। और ज़मीन के बदले हम लोगों ने जो 25 लाख की डिमांड की थी, तो वह भी हम वहाँ पे अभी रुके हुए हैं। उसको एनसीएल 15 लाख तक ले आया, लेकिन हम 15 लाख को मानने वाले नहीं हैं। पहले एनसीएल कहता था कि हमें वाइबिलिटी नहीं बन रही है प्रोजेक्ट की, तो अब एनसीएल 300 रुपया प्रति टन कोयले का अधिभार कर भी ले रहा है विस्थापन के नाम पे, जो कहीं ना कहीं अब हमारे लिए एक अच्छा संदेश है कि अब हमें विस्थापन का भरपूर लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अगर 300 रुपये टन लेने के बाद भी एनसीएल हमें उसका लाभ नहीं देता है तो हम उसके लिए फिर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, अभी हमारा पहला पत्र कल जाएगा ब्लास्टिंग के विरोध में, और अगर मानक से ज़्यादा की ब्लास्टिंग होती है तो हम आपके माध्यम से पूरी जनता से आह्वान करेंगे कि जब हमारे ग्रुप में मैसेज आए और मानक से ज़्यादा ब्लास्टिंग आपको महसूस हो तो तत्काल एकत्रित होकर चल के कांटा मोड़ पर इनके डिस्पैच को रोकना है। कल हम चिट्ठी दे देते हैं, अगर कल की चिट्ठी के बाद ये अपनी ब्लास्टिंग की तीव्रता को नहीं कम करते हैं तो हमारा विरोध परसों से ही शुरू हो जाएगा और रोज हम कोई ना कोई इनके विरोध में कार्यक्रम एनसीएल के विरोध में करेंगे। ब्लास्टिंग के मुद्दे पे डिस्पैच को रोकेंगे, मगर तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई उस पर ये बात पे एग्री भी किए गए थे कि अगर हम ब्लास्टिंग से किसी का मकान या घरों को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई एनसीएल करेगा। पर क्या हो रहा है कि इसमें जिला प्रशासन का भी उदासीनता रवैया देखने को मिल रहा है। इसमें जो तय हुआ था कि कॉर्पोरेट फंड के माध्यम से आकलन करा करके इस शहर का जिसकी जो भी नुकसान हुई, चाहे सेप्टिक टैंक धंस गया हो, चाहे बोरिंग धसक गया हो, उसका मूल्यांकन करा करके उनको पेमेंट किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ ढकोसला ही साबित हो पा रहा है। सैकड़ों आवेदन दिए गए। हाँ, सैकड़ों आवेदन भी दिए गए, हम लोग के माध्यम से भी दिए गए आवेदन। लेकिन क्या है कि एनसीएल और जिला प्रशासन ये दोनों मिल करके ही यहाँ की जनता को छलने का काम कर रही है। एनसीएल और जिला प्रशासन दोनों मिलकर के चलने का काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि एनसीएल की जब भी बैठक होती है ये वहाँ के चीज़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है और बाद में वो पलट जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि एनसीएल जब बैठक करता है तो वो कई चीज़ों पे एग्री होता है और बाद में वो पलट जाता है। इससे सभी लोग ग्रसित हैं। और जो ब्लास्टिंग की बातें हो रही थी, ब्लास्टिंग की वजह से हम सभी भयभीत हैं। मोरवा का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक बुजुर्ग सब भयभीत है। कब मकान छत आपके ऊपर आ जाए कोई नहीं जानता। इसके लिए आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि शासन प्रशासन को हम लोगों ने अवगत कराया था। इसके लिए एफआईआर लॉन्च भी कराया गया था, कई आवेदन भी दिए गए थे जिसमें ये कहा गया था कि अगर ऐसी कोई क्षति होती है तो उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन ये अब उसके लिए भी ये पीछे हट रहे हैं और बिल्कुल साफ इनकार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब भी आपकी एनसीएल से बैठक होती है, क्योंकि अभी बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा, क्यों ना लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयों की तरह इसको भी विजुअल सारी चीज़ फुटेज क्लियर कर दे, ताकि लोगों की जनता को पता चले कि यहाँ उनकी बैठक में क्या निष्कर्ष निकल के आया है, ताकि अपनी बातों से पलट ना सके। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज सिंगरौली के जिले की जितनी भी न्यूज़ है वो इंटरनेशनल मीडिया पर चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले
साल जून में कलेक्टर जी एसपी साहब ने थाने में एक मीटिंग ली थी जिसमें 212 लोग उपस्थित थे रजिस्टर में। उन्होंने एक चिट्ठी भी दिया था कि अगर ये लोग लेट कर रहे हैं तो इनको मतलब मकानों का मुआवजा दिया जाए, सर्वे कराया जाए नोडल अधिकारी से। तो मैं आपको बता दूं कि प्रभात सिन्हा के समय में नोडल अधिकारी ने 2-3 घरों का मुआवजा बनाया गया था जिसमें जाकुम मियाँ जी है, तो इन्होंने आज तक किसी को पैसा नहीं दिया। अगर रही लोकसभा वाली बात और विधानसभा वाली बात, वो दिन दूर नहीं है। आज मोरबा और सिंगरौली का हर बच्चा जागरूक हो गया है। हम आंदोलन के लिए बाध्य हो गए हैं। इन्होंने हमारी बात को 15 पन्नों में जो लिख के दिया है, ये नहीं है नियम, ये नहीं नियम, और नियम बनते हैं और जितनी भी कड़ियाँ हैं ये तोड़ने के लिए बनती है और फिर नहीं बन जाती है। और हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी 13-14 में आए थे, उन्होंने कहा था मेट्रो एक शहर बसा देंगे, तो इन्हीं नौजवानों ने, चाहे वो बंटी जी है, राजेश जी है, गुरवंशी जी हैं, नरेंद्र जी हैं, ललित श्रीवास्तव और मनोज जी भी हैं, तो मैं सभी को ये धन्यवाद देता हूँ। एक चिट्ठी लिखी थी, ये सभी जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी का ये सपना है तो सिंगरौली वासियों को भी एक मेट्रो अपने सिटी बना दिया जाए। आप हर प्रांत में बना रहे हैं, तो सिंगरौली जब विस्थापन होना है तो हम लोग को जगह दे करके या तो मकान बना के दे दें या हमको भूखंड दे दें। तो मैं इन्हीं शब्दों से आपको बताना चाहता हूं, अब हम जाग गए हैं। अब हम लोग काटा मोड़ भी जाम कर देंगे, कोयले की रेल भी जाम कर देंगे, और भी कुछ मतलब बलिदान करना पड़ेगा तो जंतर मंतर पर हम लोग धरना देने को तैयार हैं। धरना देने को तैयार है। ये थे पुनर्स्थापना समिति के लोग जिनके द्वारा हमें ये जानकारी मिली कि किस प्रकार से अब आगे का। एक बात हो गई है कि ब्लास्टिंग की जैसे बात आ रही है, मानक हो चाहे गैर मानक हो, हम उनके एक अच्छे पड़ोसी हैं और अच्छे पड़ोसी का धर्म ये होता है कि दूसरा बगल वाला पड़ोसी परेशान ना हो। वो अपना कोयला निकाले, वो भी हटाए, फावड़ा से खोदे, गैता से खोदे, बेलचा से निकाले, लेकिन हमारे मकान नहीं हिलने चाहिए तो नहीं हिलने चाहिए। हमारा यही उनसे निवेदन है, मकान नहीं हिलना चाहिए। अंत में मोरवा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, आपने अभी एक ब्लास्टिंग का मुद्दा उठाया, उसमें स्पष्ट आदेश था कलेक्टर महोदय का कि जो भी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका मुआवजा सर्वे करा के दिया जाए। पीछे फरवरी में हम लोगों ने मंच के माध्यम से ये बात पुनः उठाई थी सीएमडी को लेटर लिख के, और सीएमडी ने जवाब दिया है शायद 26 या 27 फरवरी को, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यह विषय हमारी परिधि में नहीं है, जिसका सिंपल सा एक मतलब निकलता है कि कलेक्टर के आदेशों को ये नहीं मानते। तो जब ये प्रशासन की नहीं मान रहे हैं, जनता की नहीं मान रहे हैं, तो हमारी क्या मानेंगे। दूसरी चीज, जो ब्लास्टिंग अभी हो रही है, आप मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि आप स्वयं जाएं और आप जाके देखें कि अभी जो ब्लास्टिंग या जहां माइंस है वहां से नियरेस्ट सिविलाइजेशन, मतलब जहां रहवासी है, उसकी कितनी दूरी है। मुश्किल से 60-70 मीटर होगी, जबकि इनके गाइडलाइन में है कि इनका बफर जोन कम से कम 300 मीटर होना चाहिए और डेंजर जोन 500 मीटर माना जाता है। आप जाके देख लीजिए, सारे कानून, सारे नियम सब तो ताक में रख के काम करते हैं। किससे जनता रोए? यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े, यहीं वो हुए, आज तक हमको ब्लास्टिंग से डर नहीं लगा। लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल से ये हालत है कि हमारे घर के बच्चे हम खुद लेके बाहर हो जाते हैं कि पता नहीं घर तो न गिर जाए। वो तो हमारे बुजुर्गों ने, हम लोगों ने ऐसा घर बनाया है कि भगवान की दया से अभी तक इंटैक्ट है। तो ये तो मारने पे तुले हुए हैं। तो इनको अब मंच ने जनता से राय भी ली। आपने देखा, आज हम लोगों ने पब्लिक मीटिंग भी की। सारी जनता की ये राय है कि ये एक तो ब्लास्टिंग अपने मानक से भी कम करें, क्योंकि इनका जो मानक है वो खत्म हो चुका है 300 मीटर की परिधि का। तो अब ये चूंकि 70 मीटर में है, तो कम से कम 5 गुना कम करके अपनी ब्लास्टिंग कम करें, और नहीं तो हम इनका डिस्पैच और इनका प्रोडक्शन हम रोकना, जितनी हैसियत होगी मोरवा की जनता करेगी और ये अब रोकेगी। उग्र आंदोलन करना पड़े, बलिदान देना पड़े, करेंगे। अब
देखिए क्या है कि जो ये विस्थापन को विलोपन का रूप देना चाह रहे हैं, हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं कि हमें विस्थापित होना है, विलोपित नहीं होना है। वार्ड नंबर 10 और 11 की जनता आप अगर कैमरा और माइक लेके खोजेंगे तो शायद वो विलुप्त हो चुकी है। तो हमें विलोपन नहीं चाहिए, हमें विस्थापन चाहिए। और हमारा जो सौहार्द है, शहर का हमारे सौहार्द है, हमारे शहर का व्यापार है, वह यथावत बना रहे और हमें नगर निगम से उजड़कर नगर निगम में ही बसना है। हमारी मुख्य मांग यही है। और हमारे जितने भी लोग, चाहे वो सरकारी जमीन में हो, चाहे गैर सरकारी में हो, प्राइवेट हो, जैसे भी हो, अगर पुराने बासिंदे हैं तो उन्हें बसाहट और उनके हिसाब से मुआवजा यह आपको देना ही पड़ेगा। यह हमारा अधिकार है और इस अधिकार की लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। चलिए, अंत में नापी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जो नापी प्रक्रिया अभी चल रही है, अभी जो पता चला कि जो चीज़ें अभी सामने निकल के आ रही है कि एक ही घर के 3-3 भाग करके और अलग अलग तरीके से उसकी नापी की वो आपका भुगतान किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं लोगों को शायद छलावा देखने को मिल रहा है। नापी को लेकर क्या कहेंगे? नापी को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडेक्स इन्होंने जारी किया है, मैं आपको बता दूं कि अगर एक एक व्यक्ति का देखेंगे तो पर्सनली एक एक व्यक्ति का 30 से 40 लाख का नुकसान होने जा रहा है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और यह एक एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा, यह लड़ाई, ये जितने चेहरे दिख रहे हैं इनकी नहीं है, ये तो हम लोग अपने अपने घरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई पूरे समाज की, जो 30-40 हज़ार लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनको भी हमारी तरह आगे आकर आपको, एनसीएल को, सबको पकड़ के अपनी बातों को रखना पड़ेगा। और हम इसी का आह्वान बार बार कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि घरों में बैठने से, संकोच करने से या इनसे डरने से काम नहीं चलेगा। यह एक कारपोरेट है, यह आपको हर तरह से धमकी देगा, डराएगा, प्रशासन की धमकी देगा। लेकिन आप सोच लीजिए कि पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े विस्थापन में जो विस्थापित कर रहा है वह खुद ही हमारा कैलकुलेशन कर रहा है। इसमें कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, न पटवारी है, न एसडीएम है, न कलेक्टर है, कोई इन्वॉल्व नहीं है। ये पहली बार हो रहा है कि दुकानदार से ग्राहक अपना सामान, उसका घर द्वार सब कुछ ले रहा है और उसकी कीमत वह ग्राहक खुद लगा रहा है। तो ये तो डकैती है, इसको व्यापार नहीं, इसको डकैती कहेंगे। और इस डकैती में प्रशासन भी साइलेंटली शामिल है। यह बड़ा अफसोस है कि हम जाएं किसके पास? कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं एनसीएल से बात करिए, एनसीएल से कहते हैं तो वो बोलते हैं कि विस्थापन के लिए कलेक्टर साहब भूमि नहीं हमें दे रहे हैं। तो हम तो इस पेच में फंसे हुए हैं कि हमारा घर भी जा रहा है, हमारा व्यापार भी जा रहा है और हमें सुनने वाला कोई नहीं है। तो अब मरता क्या न करता, हम लोग आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। चलिए, अंत में एनसीएल तो डकैती पे उतारू हो गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगस्त में हम लोगों ने जो यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद एनसीएल थोड़ा सा नम्र अपना रवैया अपनाया। हम लोगों ने अगस्त से लेके जनवरी तक मेहनत करके इनसे हर मुद्दे पे बात की, जिसमें बहुत सारे मुद्दों में इन्होंने सहमति बना ली। जब ये बुकलेट सामने आई, उस बुकलेट में वो अपने किए गए वादे या जो आपस में समझौते हुए थे उससे पलट गए। तो छलावा, इससे तो मैं कह रहा हूँ कि इसको भी सार्वजनिक होनी चाहिए जो आपकी बैठक होती है। हाँ, तो अब क्या होता है कि वहाँ हम रिकॉर्डिंग तो कर नहीं पाते, हमें मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है। अब इसीलिए मंच ने भी ये निर्णय लिया है कि हम जितने भी आज तक समझौते इनसे किए हैं, हम वो कोई नहीं मानेंगे। और हमारे जो 24-25 सूत्री मांगे हैं, हम उसमें आज से फिर अडिग होते हैं और मंच उसी पे अडिग रहेगा। अब उससे बिना, उसके नीचे कोई समझौता नहीं। चलिए, पूरा स्थापना समिति ने विस्थापित हैं, आप इनसे इनका एनसीएल का अनुभव पूछिए, क्या आपका अनुभव रहा है पीछे? क्योंकि आपको विस्थापितों के प्रति एनसीएल का तो रवैया बहुत ही देशपूर्ण और बुरा रहता है, क्योंकि चटका चंद्रपुर और जितनी भी जगह विस्थापित कॉलोनी बनी है वो देख के समझ में आ रहा है कि आज तक एनसीएल यहाँ के विस्थापितों के लिए या मोरवा के लोगों का काम निकल जाने के बाद वो खुद विस्थापित को एक दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं, देखना नहीं चाहते अपने ऑफिस में। इस प्रकार से हम लोगों का जयंत ऑफिस में दौड़ते दौड़ते कई तो विस्थापित वहाँ नौकरी के लिए गए थे, एक्सीडेंट में मारे गए और अपने हक की लड़ाई के लिए इतना बार दौड़े कि बहुत सारे लोग बलिदान भी हो गए। और आने वाले इस विस्थापन में हम ये कहना चाहेंगे कि हर परिवार से कम एक नौकरी तो दिया जाए, क्योंकि एनसीएल से हर महीने लगभग सैकड़ों लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो यहाँ जो बेरोजगारी होने वाली है
उससे यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और विस्थापितों को बहुत सारा सहयोग भी मिलेगा। मेरा मांग है कि सभी विस्थापित परिवार को एक एक नौकरी जरूर दिया जाए। चलिए, आज पुनर्स्थापना समिति ने अपने 24 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर दोबारा ताल ठोक दी है। एनसीएल के लिए मोरवा विस्थापन की राह अब आसान नहीं होगी। एनसीएल को अब कोल्ड स्टोरेज पर भी घेरा जाएगा और आने वाले समय में अगर ब्लास्टिंग ज़्यादा हुई तो एनसीएल अब घिरने को तैयार रहे। नमस्कार।